जंग में 15 साल की लड़की ने बगैर मर्द के 7 बच्चों को एक ही वक्त में कैसे जन्म दिया और उन बच्चों का बाप कौन, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये दिसंबर की सर्द तरीन रात थी। मैं ठिठुरती हुई अपनी रज़ाई में बैठी थी कि जब ही ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने लगा। मैंने खुदा खैर का कलमा पढ़ा और मोटी सी चादर अपने गिर्द लपेटती हुई फौरन अपने दरवाजे की तरफ दौड़ी। मेरा काम ही ऐसा था कि दिन रात का पता नहीं होता था। कभी भी कोई भी औरत मेरे दरवाजे पर आ जाती और मुझे उनकी डिलीवरी करवानी पड़ती। मैं कोई डॉक्टर नहीं थी, ना ही कोई नर्स थी, बस एक दाई थी। ये काम मैंने अपनी सास से सीखा था, लेकिन खुदा ने मेरे हाथ में बड़ी शिफा रखी थी। टेढ़े से टेढ़ा केस भी मैं खुदा के फजल से बड़े आराम से निपटा दिया करती थी। इसीलिए दूर दूर से औरतें मेरे पास आया करती। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक ढेर उम्र औरत एक 16-15 साल की लड़की को अपने साथ लिए खड़ी थी। सर्दी की शिद्दत से वो दोनों ही कपकपा रही थी और लड़की की हालत देखकर ही पता चल रहा था कि किसी भी वक्त बच्चे की पैदाइश मुमकिन है। हैरत की बात थी कि उन दोनों के साथ कोई मर्द नहीं था, जबकि रात का तकरीबन 1 बजने वाला था। और जैसी हालत उस लड़की की थी, ऐसे में बगैर मर्द के रात के अंधेरे में उन औरतों का घर से निकलना कुछ हैरानकुन सी बात थी। आप ही अकबरी दाई हैं ना? वो औरत परेशानी से पूछने लगी। मैंने कहा जी हाँ। ये कहकर मैंने दरवाज़ा छोड़ा तो वो औरत जल्दी से उस लड़की को लेकर मेरे घर में दाखिल हुई। मैंने कमरे में एक तरफ लकड़ियाँ जलाईं और दूसरी तरफ चारपाई पर उस लड़की को लिटा दिया और उस औरत से मालूमात लेने लगी। उसने बताया कि वो मरीज़ा की माँ है। मैंने जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ा तो वो चौंक उठी। उसे काफ़ी तेज़ बुखार था और उसके हाथों की खाल काफ़ी ढीली पड़ी थी, जो इस बात का सबूत थी कि उस लड़की के जिस्म में पानी बिल्कुल भी नहीं है। उसकी आंखें चेक की तो मैं और भी परेशान हुई। सुर्खी का नाम और निशान नहीं था। मैंने हथेलियाँ देखी तो वो भी जर्द थीं। नब्ज़ भी बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। मैंने परेशानी से उस लड़की की माँ की तरफ देखा और कहा कि इसके जिस्म में तो ना खून है ना पानी और उम्र भी बहुत ही कम है। डिलीवरी में मसले मसाइल हो सकते हैं। इसका शौहर या ससुराल वाले कहाँ हैं? बात बिगड़ जाए तो बाद में वही लोग हंगामा खड़ा करते हैं। वो औरत हाथ जोड़ के कहने लगी कि हमारे साथ कोई मर्द नहीं है। हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके दरवाजे पर आए हैं। आपका नाम सुन रखा है। आप ही हमारी मदद कीजिए। आप जो रकम कहेंगी मैं अदा कर दूंगी। उस औरत के जुड़े हाथ देखकर मुझे लगा शायद उसकी बेटी भी रिवायती ससुराल वालों की भेंट चढ़ी होगी। उसकी माँ की परेशानी देखकर मैंने लड़की का मज़ीद चेकअप किया तो मैं चौंक उठी। मुझे यकीन हो गया कि वो एक से ज़्यादा बच्चों की माँ बनने वाली है। और जब यही बात मैंने उस औरत से पूछी कि वो कहने लगी कि मुझे मालूम नहीं है, मैंने आज तक इसका कभी चेकअप नहीं करवाया। बस पहली दफ़ा हम लोग डॉक्टर के पास गए थे जब उसके हामला होने की खबर मिली थी। उस लड़की की माँ की बात मुझे बड़ी अजीब लगी। इतनी कम उम्री में उसकी बेटी पहली दफ़ा माँ बनने वाली थी और उसने पूरे 9 महीने में एक दफ़ा भी अपनी बेटी को ना ही किसी डॉक्टर को दिखाया था, ना ही किसी दाई को। ये कैसे मुमकिन था? और फिर उस औरत ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो कहने लगी दरअसल हम दोनों माँ बेटी नहीं जानते कि ये बच्चा किसका है और मेरी बेटी कैसे हामला हुई है। इसीलिए खौफ के मारे 9 महीने मैंने अपनी बेटी को घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया। और आज भी ये दोपहर से दर्द से तड़प रही थी, लेकिन मैंने रात के अंधेरे का इंतज़ार किया ताकि दुनिया की नज़र से उसके हामला वजूद को छुपा सकूं। अगर मोहल्ले वालों को खबर होती तो मैं और मेरी बेटी उनके किसी सवाल का जवाब न दे पाते। मैंने अपने मोहल्ले में आपकी काफ़ी तारीफ सुन रखी थी, इसलिए रात के अंधेरे में ऐसे सीधा आपके पास लेकर आई हूँ। लड़की की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो दर्द से तड़प रही थी, उसकी जान को भी खतरा था, इसलिए मैं इस मसले से हाथ डालते हुए डर रही थी। और फिर मामला भी काफ़ी अजीब था कि बच्चे के बाप का किसी को इल्म नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उस औरत को साफ इनकार कर दिया और कहा कि आप अपनी बेटी को किसी सही हॉस्पिटल ले जाएं। ऐसा ना हो कि इसकी जान चली जाए, क्योंकि ये सिर्फ 15 साल की है और इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस औरत ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि मैं बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बेवा औरत हूँ। अगर दुनिया को पता चला कि मेरी बेटी बगैर शादी के हामला हुई है तो लोग हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। इससे पहले कि मैं उसे किसी बेटी की कंडीशन समझाती, उसकी बेटी दर्द से चीखने लगी और फिर बच्चों की पैदाइश का अमल
خود ہی شروع ہو گیا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں خود ہی اس کیس کو ہینڈل کرتی۔ اس کی ماں کی مدد سے میں نے کیس شروع کیا اور ایک کے بعد ایک بچے کی پیدائش ہونے لگی۔ مجھے لگا تھا شاید وہ لڑکی 2 یا 3 بچوں کی ماں بنے گی، لیکن اس وقت میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب ایک کے بعد ایک 7 بچے اس دنیا میں آئے اور اس لڑکی کی چیخیں ختم ہوئیں۔ وہ اپنے ہوش کھو چکی تھی اور مکمل طور پر بے ہوش تھی۔ یقیناً ایک ساتھ 7 بچوں کو پیدا کرنا بہت ہی مشکل تھا، اور وہ لڑکی تو ویسے ہی دھان پان سی تھی۔ پیدا ہونے والے بچے بہت کمزور تھے۔ اس کی ماں بھی 7 بچوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم دونوں نے مل کر جلدی سے سارے بچوں کو موٹی چادروں میں لپیٹا تھا، اور پھر میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا کیونکہ وہ لڑکی ہوش ہی میں نہیں آئی تھی۔ میں بار بار اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی، لیکن شاید وہ درد کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی یا پھر خون بہہ جانے کی وجہ سے، کیونکہ اس کے جسم میں تو پہلے ہی خون نہیں تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ بے ہوشی طویل نہ ہو جائے اور وہ اسی میں ہی اس دنیا سے نہ چلی جائے۔ میری ہر ممکن کوشش تھی کہ کسی طرح اس لڑکی کو ہوش میں لاؤں۔ وہ لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی اور صرف 15 سال کی تھی، اور اس کا چہرہ درد کی شدت سے کملا گیا تھا، لیکن پھر بھی سرسوں کے پھول کی طرح خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی ماں تو بچوں کو سنبھالنے میں مصروف ہو گئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اپنی بیٹی کی فکر ہی نہ ہو، جبکہ میرے خیال سے تو اسے اپنی معصوم بیٹی کی پرواہ پہلے کرنی چاہیے تھی۔ پورے 2 گھنٹے کے بعد جا کر اس لڑکی کو ہوش آیا تھا۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے اس کا نام پوچھنے لگی، بڑی مشکل سے۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام فضا ہے۔ تب جا کر مجھے تسلی ہوئی کہ اس کا دماغ صحیح طرح سے کام کر رہا ہے۔ میں نے اسے تھوڑا سا پانی پلایا اور پھر درد کم کرنے کے لیے دوائیں دے دیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ میری نظر بار بار فضا کی ماں پر پڑ رہی تھی، جو 7 بچوں کو باری باری گود میں لے کر اس طرح خوشی کا اظہار کر رہی تھی جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہو کہ یہ بچے کس کے ہیں اور ان کا باپ کہاں ہے۔ اس کا انداز بالکل نارمل تھا، جیسے وہ ان بچوں کی پیدائش پر بڑی خوش ہو۔ میں نے ایک ہی رات میں فضا کی ماں کے بدلتے ہوئے روپ دیکھے تھے، اور اسی بات نے مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا تھا کہ یہ بچے کس کے ہیں۔ میں نے اسے پوچھا کہ فضا اچانک ہی کیسے حاملہ ہو گئی؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ دونوں کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اتنی کم عمری میں اس بچی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کس نے کی ہے؟ میری بات سن کر فضا کی ماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایسا لگا جیسے اس کی حالت میں گلٹی ابھری ہو۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ہم دونوں کو ہی نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ ایک دن وہ اسکول سے لوٹی تو اس کی طبیعت کافی خراب تھی، اور جب اس ڈاکٹر کے پاس میں لے کر گئی تو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ بس اس دن کے بعد سے ہی میں نے اسے گھر میں قید کر دیا۔ کئی دفعہ میں نے خود بھی اس سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، لیکن اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ بچے کس کے ہیں۔ کہ ماں کی بات سن کر مجھے دل ہی دل میں ہنسی آئی کہ اگر کبھی کسی لڑکی نے ایسی کوئی غلطی کی ہو تو کیا وہ اپنی ماں کے سامنے قبول کرے گی؟ بغیر مرد کے تو بچوں کی پیدائش ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بات کیا فضا کی ماں کو معلوم نہیں تھی؟ مجھے تو فضا کی ماں بھی عجیب لگی تھی، جو آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی پر اعتبار کر رہی تھی اور ناجائز بچوں کو اس طرح اپنی گود میں کھلا رہی تھی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ مگر یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، اور یہی سوچ کر میں خاموش ہو گئی۔ لڑکی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں فوراً اسے گھر بھیج دیتی، اس لیے میں نے اس کی ماں سے کہا کہ کم سے کم اسے صبح تک آرام کر لینے دیں، پھر لے جائیے گا۔ یہ سن کر وہ عورت کچھ پریشان ہوئی اور پھر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، فضا کو آپ صبح تک رکھ لیں، لیکن میں صبح ہونے سے پہلے ان بچوں کو اپنے گھر چھوڑ کر آتی ہوں۔ اگر روشنی میں یہ بچے اپنے گھر لے کر جاؤں گی تو محلے والے طرح طرح کے سوالات کریں گے۔ میں نے پریشانی سے کہا کہ سردی بہت ہے، اتنی رات کو بچوں کو لے کر نکلنا مناسب نہیں ہوگا۔ مگر وہ عورت تو بڑی ہی جلدی میں تھی۔ میری کوئی بھی بات سنے بغیر اس نے سارے بچوں کو اکٹھے ایک ہی چادر میں لپیٹا اور جیسے تیسے اپنی گود میں سنبھالتی باہر نکل گئی۔ میں نے گھر کا دروازہ بند کیا اور فضا کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے آج تک بہت دفعہ جڑواں اور تڑواں بچے تو پیدا کروائے تھے، لیکن آج پہلی دفعہ میرے پاس کوئی ایسی مریض آئی تھی جس نے ایک ساتھ 7 بچوں کو جنم دیا تھا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان بچوں کے باپ کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ میں ٹکٹکی باندھے فضا کو دیکھنے لگی، جو چہرے پر معصومیت سجائے دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ پتہ نہیں کس نے اس بیچاری کو دھوکہ دیا ہے، یا پھر آہستگی سے واقعی اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے۔
कुछ ही देर ऐसी गुजरी और फिर फिजा ने आंखें खोली और अपने बच्चों के बारे में पूछने लगी। मैंने उसे बताया कि उसकी माँ बच्चों को घर छोड़ने गई है। ये सुनते ही फिजा उछल के उठकर बैठ गई। उसका अंदाज देखकर तो मैं भी घबरा गई कि अचानक उसे क्या हुआ। वो गुस्से से मुझसे कहने लगी कि आपने मेरे बच्चों को मेरी माँ के हवाले क्यों किया? वो बच्चे मेरे हैं, मेरी माँ उन्हें कैसे लेकर जा सकती है? मैं हक्का बक्का उस मासूम लड़की को देख रही थी जो बेइंतहा गुस्से में थी और उसकी आंखें शोले बरसा रही थीं। उसका लहजा सुनकर मुझे गुस्सा आया कि एक तो गलत काम करके बैठी थी, मैंने इतनी मुश्किल से उसका केस किया और अब एहसान मानने के बजाय उल्टा मुझ पर बरहम हो रही थी। मैंने गुस्से में से कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गुनाह को छिपाने के लिए ही घर गई है, ताकि रात के अंधेरे में दुनिया की नज़रों से छुपा कर वो तुम्हारे बच्चों को घर छोड़ आए और तुम हो कि उल्टा हमें ही बुरा भला कह रही हो। वो कहने लगी, आप नहीं जानती कि मेरी माँ मेरे बच्चों के साथ क्या करेगी। आपको मेरी माँ को बच्चे नहीं ले जाने चाहिए थे। अब तो मैं भी परेशान हो गई कि पूछा, तुम्हें अपनी माँ से क्या मसला है? वही तुम्हें लेके यहाँ आई थी, मैं उसे कैसे रोक सकती थी? मेरी बात सुनकर उस लड़की ने एक ऐसी बात मुझे बताई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहने लगी, मेरी माँ मेरे बच्चों को यहाँ से ले जाकर पीर साईं के हवाले कर देगी और फिर मैं कभी उनका चेहरा नहीं देख पाऊंगी। मैंने नासमझी से फिजा से पूछा कि कौन पीर साईं? क्या तुम्हारा शौहर है? वो तल्खी से मुस्कुराई, कहने लगी, पीर साईं मेरा शौहर नहीं है, बल्कि मेरी माँ उसकी मुरीद है। वो जो कहता है मेरी माँ वही करती है। मैं बचपन से ही उसके आस्थाने पर अपनी माँ के साथ जाती रही हूँ। जब मैं हामला हुई तो मेरी माँ ने जाकर पीर साईं को बताया कि मैं बग़ैर मर्द के हामला हो गई हूँ और माँ बनने वाली हूँ। तो पीर साईं ने कहा कि जब बच्चे पैदा हों तो उनको पीर साईं के हवाले कर दें। ये बच्चे बड़े ही नेक और पाकीज़ा होंगे और पीर साईं उन्हें अपनी गद्दी पर बिठाएंगे। ये सुनकर अम्मा खुशी से दीवानी हो गई थी और मुझे यकीन है कि अम्मा इस वक्त उन बच्चों को लेकर पीर साईं के पास ही गई होगी। उसका गुस्सा गायब हुआ था और अब वो रोने लगी थी। मुझे तो अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने फिजा से कहा कि तफसील से बताओ कि ये क्या मामला है, तुम पीर साईं को कब से जानती हो? मैंने तो अक्सर यही सुना था कि आजकल इस किस्म के लोग झूठे होते हैं और लोगों की मासूमियत से खेलते हैं। फिजा ने बताया कि उसकी माँ बहुत सालों पहले बेवा हो गई थी और घर के हालात से बहुत ज़्यादा परेशान थी। किसी ने पीर साईं का पता दिया और फिर उसकी माँ हर जुमेरात को पीर साईं के आस्थाने पे जाने लगी। पीर साईं उसकी माँ को देखकर बहुत खुश होते और फिर दुआओं के साथ पैसे भी देते, जिससे उनके घर का गुजारा चलने लगा और अम्मा को कोई कामकाज भी नहीं करना पड़ा। और फिर ऐसा होने लगा कि हम जुमेरात की रात को जाते और सारी रात पीर साईं के आस्थाने पे गुजार कर सुबह वापस लौटते। मैं तो बच्ची थी, तकरीबन 8-9 साल की, इसलिए सुकून से सो जाती थी और फिर सुबह अम्मा के साथ वापस घर आ जाती। अम्मा बताती कि रात को पीर साईं इबादत करते हैं और वहाँ रुकने वाली सारी औरतें भी दुआओं का सिलसिला कर जारी रखती हैं। कई साल ऐसे ही गुजर गए, मैंने कभी अम्मा को परेशान नहीं देखा। वो कहती कि पीर साईं के होते हुए कोई मसला नहीं हो सकता। अम्मा को पीर साईं पर बड़ा यकीन था। मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगी तो मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा। इसी तरह आस्थाने पे जाके सारी रात पड़े रहना बहुत ही अजीब था। पहले तो मैं सो जाया करती थी, इसलिए हर चीज़ से लाइल थी, लेकिन जब बड़ी हुई तो मुझे नींद ना आने लगी और मैंने देखा कि वहाँ चंद ही औरतें रुकती हैं और बारी बारी वो सब पीर साईं के कमरे में इबादत के नाम पर जाती हैं। मेरी माँ भी उन्हीं औरतों में शामिल थी। उस कमरे में क्या होता था मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मैं कभी पीर साईं के कमरे में नहीं गई थी, लेकिन फिर एक रात अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई और अम्मा वहीं आस्थाने में सो गई। उस रात पीर साईं ने मुझे अपने कमरे में बुलवा लिया, मुझे अपने पास बिठाया और कहने लगी, आज अपनी माँ की जगह तुम मेरे साथ बैठोगी। वो खामोशी से बैठे हुए थे और उनकी आंखें बंद थी। मैं भी उनके साथ बैठ गई, लेकिन मेरा दिल कांपने लगा। मुझे पीर साईं से बहुत खौफ आता था और उस वक्त तो रात के अंधेरे में वो और भी भयानक लग रहे थे। कुछ देर बाद पीर साईं ने आंखें खोली, मट्टी के कटोरे में पहले से ही पानी भरा हुआ था, उसमें फूंक मारी और मुझे कहने लगे, ये पानी पी लो। मैंने जल्दी से वो सारा पानी पी लिया। वो मुझे वहीं बैठने का कहकर खुद इबादत में मसरूफ़ हो गए और फिर उसके बाद मुझे नींद आ गई। जब मेरी आँख खुली तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि कितना वक्त गुजर चुका है, लेकिन मैंने देखा कि पीर साईं अब भी अपनी जगह पर बैठे थे। मैं बिस्तर से उठी तो मेरा सारा वजूद दर्द कर रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी माँ के पास पहुँची।
तो वो अभी भी सोई पड़ी थी। उनके उठने तक हम वहीं रहे और फिर वापस अपने घर आ गए। मैंने रास्ते में अपनी माँ को बताया कि रात मैं भी कुछ देर पीर साई के कमरे में गई थी। ये सुनकर मेरी माँ बड़ी खुश हुई, कहने लगी कि अच्छा किया तूने इनकार नहीं किया। पीर साई के पास तेरे जाने से हमारे घर में और बरकत होगी। पहले तो अम्मा की ये बात मुझे समझ न आई, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे वाकई हमारे घर में बहुत बरकत हो गई। पीर साई अम्मा के जो पैसे देते उससे अब घर की और भी ज़रूरत की चीज़ें आने लगी थीं। और फिर एक दिन मैं स्कूल गई तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं और अम्मा डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि मैं हामला हूँ। अम्मा बहुत फ़िक्रमंद हुई और सबसे पहले पीर साहब के पास दौड़ी तो वो कहने लगे कि तुम्हारी बेटी बहुत ही नेक है, इसीलिए उसे इनाम के तौर पर ये बच्चे मिले हैं, लेकिन उन बच्चों को पैदा होते ही तुम मेरी गोद में डाल देना। मैं उन्हें अपनी तरह नेक बनाऊंगा और अपनी गद्दी पर जगह दूंगा। फिज़ा कहने लगी, मैंने अपनी माँ को मना किया था कि मैं बच्चे पीर साई के हवाले नहीं करूँगी। उनका बाप जो कोई भी हो, लेकिन उनकी माँ मैं हूँ। मुझे किसी गद्दी की कोई लालच है, ना ही मुझे पीर साई पसंद है। अम्मा ने बज़ाहर तो मेरे सामने हामी भर ली थी, लेकिन अब जब अम्मा बच्चे लेकर निकली है तो मुझे यकीन है कि वो सीधे आस्ताने पर ही गई होगी। फिज़ा की कहानी सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ गया था कि ये बच्चे किसके हैं और फिज़ा की मासूमियत से कैसे फ़ायदा उठाया गया। वो भोली भाली 15 साल की लड़की थी। उसे मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या हो चुका है, लेकिन उसकी माँ इस बात से अनजान हो ये मुमकिन नहीं था। मैंने फिज़ा से कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे उस पीर साईं के पास ना जाएं, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो तो पहले ही बच्चों के लिए तड़प रही थी, फ़ौरन राज़ी हो गई और फिर अजानों के करीब उसकी माँ वापस आई तो मैंने गुस्से से कहा कि मैं जान गई हूँ कि तुमने वो बच्चे कहाँ छोड़े हैं और मुझे ये भी मालूम है कि वो बच्चे किसके हैं। अगर तुमने मुझे खुद से सब कुछ ना बताया तो मैं और फिज़ा पुलिस में तुम्हारे खिलाफ और पीर साहब के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाएंगे। ये सुनते ही उसकी माँ के चेहरे का रंग बदल गया और कहने लगी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। फिज़ा का तो दिल चाहता है जो भी वो कह देती है। उसने तेज़ नज़रों से फिज़ा को देखा, मगर अब वो एक माँ थी जिसके बच्चे उससे छीन लिए गए थे, इसलिए उसे अपनी माँ की नज़रों से खौफज़दा होने के बजाय उसने मेरा साथ दिया। और फिर मेरे डराने धमकाने पर उसकी माँ ने बताया कि ये बच्चे पीर साई के ही थे। पीर साई पहले ही दिन से फिज़ा की माँ की मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहे थे और पैसे देकर वो उनका मुंह बंद करवा दिया करते थे। फिज़ा की माँ ने घर चलाने के लिए अपना आप पीर साई के हवाले कर दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि सालों गुजरने के बाद पीर साई उनकी जगह फिज़ा को दे देंगे। जब फिज़ा की माँ को पता चला कि फिज़ा हामला है तो वो पीर साई के पास लड़ने के लिए गई थी। उन्होंने ये बात फिज़ा को नहीं बताई थी, मगर पीर साई ने ये कहकर उन्हें खामोश करवा दिया कि वो बच्चे पैदा करवा के पीर साई को दे दे और बदले में लाखों रुपए हासिल कर ले। इस तरह वो फिज़ा की अच्छी जगह शादी भी कर सकती हैं और दोनों माँ बेटी का मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। फिज़ा की माँ ये सोच कर खामोश हो गई कि इस तरह हमेशा के लिए उनके पीर साईं से जान छूट जाएगी। उन्हें इतने पैसे मिल जाएंगे तो उनकी ज़िंदगियां बेहतर हो जाएंगी। वो वाकई ही फिज़ा के बच्चे पीर साईं के हवाले कराई थी और पीर साईं ने बदले में उन्हें 5 लाख रुपए दिए थे। ये सुनकर फिज़ा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि उसकी इज्जत दागदार हुई है और उसकी माँ ये जानते हुए भी अनजान बनी रही। मैंने फिज़ा की माँ को समझाया कि अगर वो इस जुल्म के खिलाफ खामोश रहेंगी तो आइंदा भी पीर साईं ऐसी लड़कियों के साथ यही सब कुछ करते रहेंगे। हमें पुलिस में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। फिज़ा की माँ ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि मैं उन पैसों से जल्द ही अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। पुलिस में रिपोर्ट करवाने से कुछ हासिल नहीं होगा, अलबत्ता बदनामी का सेहरा ज़रूर हमारे सर सजेगा। फिज़ा की माँ ने फिज़ा का हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले गई और मैं उन दोनों माँ बेटी को जाता देखती रह गई। मुझे मेरे काम के पैसे मिल गए थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि कब तक ये झूठे मर्द पीरी फ़कीरी का लिबादा ओढ़कर मासूम औरतों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते रहेंगे। कब तक फिज़ा और उसकी माँ जैसी औरतें इस माशरे से तंग आकर उन पीरों फ़कीरों की हवस की भेंट चढ़ती रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ سنو ذرا کو سنتے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔